नमस्कार डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश होंगे और जो लगभग मेरे टच में रहे हैं वो सभी छात्रों को भी खुश होना चाहिए कि जो पढ़ाया था लगभग वैसा आया। यूपीएससी जो आज प्री परीक्षा हुई है और उसमें जो जीएस का पेपर था वो पिछले वर्ष की तुलना में काफी ठीक था। तो आज मैं बात करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया और जो लास्ट टाइम में कौन से टॉपिक दिए थे, वहां से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कट ऑफ क्या रह सकती है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। देखिए, ये जो पीछे मैटर है ये मैंने सजेस्ट किया था कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी में। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात कर लूं। ये मेरा ही है, देवप्रताप सिंह है। विश्व के भूगोल की बात कर लेता हूं पहले मैं। और विश्व के भूगोल में मैंने आप कुछ सागर दिए थे, इंडियन सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और लाल सागर। यहां से मैंने ये कहा कि इसके इन सागर के किनारे स्थित जो देश हैं वो आप याद कर लीजिएगा। गिरने वाली नदियां आपको याद करनी है और बंदरगाह याद करने हैं, ठीक है। और इसमें से देखिए, मैंने बाल्टिक सागर और दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी सागर को मैंने हाई वोलेटाइल रखा। मैंने ये ज्यादा पूछे जा सकते हैं और यहां से प्रश्न आपका बन गया है। उसी प्रकार मैंने विवादित क्षेत्र की लिस्ट बनाई थी और देखिए, सबसे पहला वाला पॉइंट आ गया, साहिल क्षेत्र, अफार क्षेत्र, हॉर्न अफ्रीका, हालेव, अवेई क्षेत्र और न्यू कैलेडोनिया। क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में लगातार ये प्रश्न बने हुए थे, इसलिए मैंने इतने 6 सेक्शन इसमें पकड़े थे। और इसमें पहला जो है साहिल क्षेत्र, जो अफ्रीका का है, वहां उस क्षेत्र में अभी हाल ही में तख्ता सैन्य पलट हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो इसलिए वहां प्रश्न पूछा जा सकता था। और ये वाला प्रश्न भी था। झील में से मेरा प्रश्न नहीं फंसा। टंगानिका, विक्टोरिया, मैंने न्यासा झील वगैरह दी हैं और मैं यहां से तो घर नहीं आया। लेकिन मैंने यहाँ पर पर्वत, मैं विशेष रूप से मैंने प्रकार की बात की थी। मैंने पर्वतों का जो प्रकार है वो याद कर लीजिए। मैंने अभी 15 से 20 दिन पहले पर्वत और हिल, उनकी जो टॉप पीक है, हाईएस्ट पीक है, उनको मैंने याद कराया था बच्चों के लिए। तो और मैं कहता था कि वो पर्वत आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीमा साझा करते हैं, हाईएस्ट पीक है। तो यहां से पर्वतों का प्रकार वाला भी प्रश्न आ गया। और इंडिया की तो मैंने परसों ही कराई है, ये ना, हाईएस्ट पीक है, हिमालय का वर्गीकरण है। और इसी के सेक्शन में आपको जलप्रपात, नदी और इनके राज्य क्षेत्र बात की थी, तो जलप्रपात वाला प्रश्न यहां से पूछा गया है। नदियों मैंने देखिए केवल सेलेक्टिव कर दी थी, पढ़ाई मैंने सब है लेकिन सेलेक्टिव कर दिया मैंने गंगा को। तो यही की सहायक नदियां पूछी गई। मैंने नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, सिंधु अपनी इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखी थी, बाकी सब छोड़ दी थी। यहां से गंगा वाला प्रश्न आ चुका है। अब बात करें उत्पादन के, देखिए उत्पादन के लिए मैंने मक्का, सोयाबीन, कोको, मक्का, सोयाबीन, कोको, लिथियम, यूरेनियम, तांबा, कोयला और इनके क्षेत्र की मैंने बात की थी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि लिथियम या यूरेनियम में से कोई प्रश्न आना चाहिए, यहां से नहीं आया, लेकिन ये कोको वाला प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। जबकि ये भी 10 से 15 दिन पहले मैंने सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने नोट कराया है। सीमा रेखाओं की बात करूं तो मैं सीमा पर देखिए, मैंने बहने वाली नदियां है ना, 2 देशों की सीमा पे जो नदियां बहती हैं, बॉर्डर बनाती हैं, उसकी मैंने बात की थी। और उसमें मैंने 3 नदियों के बारे में विशेष किया था, पराना, पैराग्वे, जाम्बेजी। हालांकि ये नहीं आई है, लेकिन सीमा आज गई है। मैंने भारत चीन दी थी, भारत म्यांमार सीमा को शामिल किया था मैंने, है ना। कजाकिस्तान की सीमा 4, नाइजर, कनाडा, है ना। और तो यहां से मैं मैक्सिको, यूएसए, कनाडा की सीमा है, ये वाली प्रश्न आ गया। तो इतने सीमा रेखा मैंने आपको दी थी, उसमें से एक सीमा रेखा वाली पूछी गई है। हालांकि बाद में मैंने क्लास में ये डेटा पढ़ाने के बाद में बेलारूस और पोलैंड की सीमा का भी डिस्कस किया था कि जो पोलैंड है वो बेलारूस और रूस की सीमा पर वो क्या करेगा, तारबाड़ी कर रहा है ना। तो मुझे लगता है कि बाद में ये और आ सकता था, हालांकि मैंने बच्चों को कराया भी है लेकिन नहीं आया वो। तो जो करंट वाले जो अखबार से जो प्रश्न मैंने देखे और स्टैटिक वाला जो पार्ट देखा, तो ये 22 साल का अनुभव है कि मैं ये पेपर फंसा पाया। अब देखिए, महासागर की बात करूं तो महासागर में लगातार खबरों में उसकी टेम्परेचर को लेकर के संपादकीय आ रहे थे, न्यूज आ रही थी। तो जल संधि की मैंने काफी डिटेल में चर्चा कराई थी। महासागरीय तापमान में जलधाराओं की प्रकृति, उत्पत्ति, कारण और अल नीनो इफेक्ट, मैंने ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रखा था कि यहां से प्रश्न आना चाहिए। लेकिन यहां से ये वाला पॉइंट आ गया है,
जलधाराओं की प्रकृति से संबंधित और टेम्परेचर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। मैं डिस्कस करूंगा, अभी पेपर में भी दिखाऊंगा। हिंद महासागर की तापमान की वृद्धि, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट रखा था, हालांकि ये नहीं आया, ये वाला आ गया है। वायुमंडल की बात करें, ये मैंने कहा था 100% इस साल देखने को मिलेगा। और देखिए प्रमुख परतें, विकिरण और विकिरण से होने वाले हानि, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मैंने ज्यादा रखा था। और देखिए एक लेख आया था कि ग्लोबल वार्मिंग का और वायु प्रदूषण का महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जीवों के स्वास्थ्य पर और क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे लग रहा था कि यहां से प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये इस बार नहीं आएगा, लेकिन मेरे से मुझे उम्मीद है कि यहां से जरूर आएगा। यहां से विश्व की सबसे बड़े नदी बेसिन की मैंने बात की थी, जिसमें कांगो, अमेजन, मेकांग है, और लेकिन यहां से प्रश्न नहीं बनाए शायद। प्राचीन भारत की बात करूं, देखिए प्राचीन भारत को लेकर के मैं ज्यादा था, मतलब कि प्राचीन भारत से और विशेष करके दक्षिण भारत से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं इस बार पुनः एक बार सारे बच्चों को कह रखा था, केवल आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर ही फोकस रखिए। आर्ट एंड कल्चर में आपके नृत्य पूछे जा सकते हैं, स्थापत्य कला पूछी जा सकती है, लेकिन एंशिएंट में आपका वैदिक साहित्य, उपनिषदीय दर्शन, शतपथ ब्राह्मण, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में रखे थे। और देखिए यहाँ से उपनिषदीय दर्शन से प्रश्न बना हुआ है, पुराण और उपनिषद से लेकर के प्रश्न आया है। हालांकि मैंने आसन व्यवस्था और पुरुषार्थ भी शामिल किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट रखा था, ये नहीं पूछा गया है। मथुरा कला, गांधार कला की विशेषताएं और नागर शैली की विशेषताएं और उसके प्रमुख मंदिर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में रखे थे, यहां से नहीं आया, लेकिन यहां से इस टॉपिक से एक प्रश्न यहां से आ चुका है। गुप्तकालीन रचनाएं देखो दो आई है, ये भी आई है गुप्तकालीन रचनाएं, ठीक है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, ये दोनों मैंने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर मेरा ज्यादा फोकस था, कि मुझे लगता था कि साथ यहाँ से स्थापत्य कला पूछ ले और अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न पूछ सकता है। विशेष करके गुप्तोत्तर वाले में मैंने ज्यादा लास्ट में फोकस कर लिया था। अब देखिए मध्यकालीन भारत को लेकर के मैं बहुत क्लियर था कि ज्यादा वहां से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो टॉपिक दिए थे कि आप जो क्रम है वो याद कर लीजिएगा। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन साहित्य और जो अनुवादित किए गए ग्रंथ थे फारसी से संस्कृत, संस्कृत से फारसी, मैंने कहा इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत को लेकर के मैं बहुत ज्यादा इस बार उत्साहित भी था कि कहां से प्रश्न बन सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रश्न आया है उसने पुरानी जो भूमिका थी, पुराने टाइप के जो प्रश्न थे वो अलग कर दिए हैं। लेकिन हम तो पकड़ने में आई गए, हमें मराठा और पेशवाओं का क्रम उम्मीद थी कि पूछ सकता है, मराठों की युद्ध या संधियां पूछ सकती है, क्योंकि ये आरएसएस से संबंधित, आरएसएस इन पर ज्यादा ध्यान देता है, तो मुझे वहां से उम्मीद थी कि यहाँ से तो ज्यादा नहीं आया है। लेकिन जो अधिनियम है, मुझे 1892, 1909, 1919, 1935, मुझे ये उम्मीद थी कि ये अधिनियम हिस्ट्री की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, हालांकि पॉलिटी के भी है। मैंने लेकिन इतिहास वाले सेक्शन में, और ये मैंने 3 से 4 दिन पहले ये सारे पढ़ाए हैं। जो छात्र हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बता भी देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हालांकि मैंने स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी प्रथा 2 को लिया था, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। शायद आदिवासी विद्रोह भी लिया था, प्रेस, शिक्षा का विकास, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। डेट को लेकर के मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये पूछी जानी चाहिए। 1918 से लेकर 1925, 1928 से 1932 और 1940 से लेकर के 1947 तक डेट का क्रम आ सकता था, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। पर्यावरण को लेकर देखिए कितना टू द पॉइंट मैंने गैस किया था कि मैंने कहा प्रमुख परजीवी जो हैं और उनसे होने वाले रोग हैं। कीटोन प्रजाति, मैंने कहा ये आप याद कर लीजिएगा। पैरासिटोइड जो जातियां हैं, यही वाला प्रश्न आ भी गया था। पर्यावरण सम्मेलन, वर्तमान उनकी रणनीतियां, है ना। और देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ था मैंने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, उसी प्रकार यह भी इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने बताया था इसकी श्रेणियां और जीवों का, उसमें कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से जीव शामिल है, कर लीजिएगा। और मुझे लगता है यहाँ पर फॉक्स वाला आया है, फ्लाइंग फॉक्स वाला प्रश्न यहाँ से आया है। अनुसंधान केंद्र और स्थापना, जबकि ये मैं सब लिखा है अभी। इन्वायरमेंट में प्रमुख प्रदूषक लिए पौधे एवं वृक्षों के जन्म स्थान, मूल प्रजाति और वास्तविक स्थान है। यहां से देखिए ये वाला टॉपिक प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये नहीं पूछा गया प्रदूषक, मुझे उम्मीद इसकी थी। चीता और तहार को लेकर के मैं इंडिया के परपेक्ष में ज्यादा बोला था, मतलब वो था सिंसियर के भाई यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से तो नहीं आया। कीट अच्छे पौधे, कीटों से फैलने वाले रोग, प्रकार,
प्रमुख सरीसृप, कौन कौन से अंडे देने वाले स्तनधारी, मैंने इसकी पूरी लिस्ट की थी। और शायद यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से सरीसृप है, कौन कौन से कीट है, कौन कौन से स्तनधारी हैं। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न भी यहाँ से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने ओक वृक्ष, यूकेलिप्टस, रक्तचंदन, सिनकोना और यूक्यूब्रिको जो पौधे हैं उनको लेकर के मैंने सोचा था कि ये यहां से प्रश्न बन सकता है। और देखिए मैंने संगठन किया था, संगठन का तो एग्जैक्ट इतना फंसा है कि मुझे इसका खुद भरोसा नहीं था कि यहां से आ जाएगा। देखिए मुझे यूनेप, WHO, WTO, और ये मैंने बताया भी था कि WTO फंसा देता है फुल फॉर्म को लेकर के। जब मैं एपीएस का भी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि देखो ये ट्रेड भी आता है और टॉयलेट भी आता है, ठीक है। हालांकि ये टॉयलेट वाला सवाल पूछा गया है। यूनेस्को है ना, ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने सेक्शन में रखा था, और यूनेस्को से शायद 2 प्रश्न यहां से बने हैं, 2 प्रश्न यहां से बने हैं जहां तक मुझे अंदाजा। यूनिसेफ, WMO, वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो मैंने यहां पर बताई थी यहां से कौन कौन सी इंडेक्स या रिपोर्ट जारी होती है, भारत के संबंध में उन्होंने क्या डेटा जारी किया है, इसको लेकर के मुझे विश्वास था। और हालांकि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था यूनेस्को के लिए और आपकी WMO के लिए, है ना। लेकिन यहां से ये वाला प्रश्न पूछा गया है। ये सारी चीजें आप में हमारे छात्र हैं वहां से पूछ सकते हैं कि ये मैंने पढ़ाई की नहीं है। देखिए संवैधानिक विकास को लेकर के मुझे देखिए 1784, 1813 और 1833, ठीक है। मुझे इसका उम्मीद थी कि तुलनात्मक रूप से पूछेगा, लेकिन यहां से नहीं पूछा है, उधर वाले सेक्शन से पूछ लिया उसने 1935 में। कॉर्नवालिस कोड मैंने दिया था। संविधान का गठन, समितियां, भाग, देखो भाग से कई बार मतलब एक ही प्रश्न में 3-4 भाग का जिक्र किया है, वहां से भी पूछा गया है। मूल अधिकार समिति और प्रारूप समिति का मुझे उम्मीद थी यहां से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21, हालांकि फंडामेंटल राइट तो आपको आता ही था, निजता का अधिकार सब पढ़ा देते हैं, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन भाग 1 में ज्यादा सिंसियरता यहाँ नहीं आया। लेकिन जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए थे कि इस बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, यानी इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा, क्रम, इनकी शक्तियां, यहां से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और अनुच्छेद दिए थे मैंने 101 से लेकर 123 तक में। अब धन विधेयक के मामले में, और देखिए ये दोनों, ये भी प्रश्न आया है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर के रेफरेंस में मैंने प्रश्न पूछे थे, और ये अभी कुछ दिन पहले मैं लिखवा के भी दिखवाए थे। अनुच्छेद, और मैं संसद को लेकर के देखिए मैंने कहा सत्र विधेयक कैसे पारित होते हैं, ये सारा मैंने बताया। राज्यपाल तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में बांटा था, कल भी मैंने जाते जाते बच्चों को बताया था कि राज्यपाल पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरह से मिलेगा आपको यहाँ। हालांकि भाग 6 में महाअधिवक्ता, भाग 17, 18, 20 इंपोर्टेंट सेक्शन में रखा था मैंने। हिमालय राज्यों का जो परिषद है, पूर्वोत्तर परिषद है, क्योंकि लद्दाख के जो सोनम वांगचुक वो कर रहे थे मतलब आंदोलन, तो मुझे वहां से उम्मीद थी कि ये परिषद इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी, या 5 या 6 शेड्यूल में। तो यहाँ से पूर्वोत्तर परिषद तो आ गई है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि अनुसूची 5 और 6 पूछी जाएगी, ये नहीं, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद आ गई। और देखो लोकसभा की सीट संख्या मुझे लग रही थी सालाई, वो नहीं आई, लेकिन न्यायपालिका से देखो रिट निकालने की शक्ति आ गई। तो ये कैसे आया? अखबार बोलता है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात मैं करता हूं कट ऑफ की लेकर के, क्योंकि मैंने केवल इसी का एनालिसिस किया था। मैंने करंट अफेयर्स में आपका देखो यू का जो ये सॉरी महिला आरक्षण वाला जो सेक्शन दिया था, यूरोपीय यूनियन के दस्तावेज दिए थे मैंने, अगर ये कोई पारित करते वो याद कर लीजिएगा। साथ ही मुझे WHO और WTO और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के लिए मैंने बात किया था, शायद EU वाला प्रश्न वहां पर आया है। और देखिए योजना को लेकर के मैंने बताया था कि आपको योजना जो है पूछी जा सकती है। तो महिला आरक्षण के लिए तो मैंने बोल दिया था कि 100% वहां से आएगा ही आएगा। और अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास थे और जो मदद वाले अभियान थे, इसको तो मैंने रटवा के दिया था कि ये हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैंने बताए थे कि आप उसे याद कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब कट ऑफ देखो कितनी जा सकती है। तो पुराना जो पेपर था बच्चों वो थोड़ा टफ था, उसकी तुलना में इस बार का पेपर सरल आया है। तो पुरानी की कट ऑफ हम देख लेते हैं कितनी है। पुरानी कट ऑफ आप देखें पिछले साल की, फिर तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। देखो प्री में जनरल की थी 75, मतलब ये 39 के या 38 के आसपास क्वेश्चन होगा। ये है 64 और ओबीसी है 74 है, ये भी 38 के आसपास रही होगी। एससी की
28 पॉइंट मतलब के आसपास रही है, और एसटी की आपकी 24 पॉइंट में कुछ रही होगी। ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है, यूपीएससी की साइट से आप इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल पेपर थोड़ा सा सरल है, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपना आधार और अपने कंटेंट को हमेशा रिच करते रहते हैं। आपकी फाइट 10 से 15,000 लड़कों में होती है, बाकी तो भीड़ वाले लोग हैं। अगर भीड़ ना होती तो ये रैंक नहीं, मतलब ये कट ऑफ नहीं होती पिछले साल की। इस साल भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर मेरा जो अनुमान है, अपना जो गैस है पेपर को देखते हुए 22 साल को पढ़ाते हो गए मुझे, अब मैं यूट्यूब पे लगातार मिलूंगा। हालांकि मैं छोटी मोटी वीडियो ही डालता था, ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन अब बच्चों की डिमांड पर मैं लगातार आपको यूट्यूब पर रहूंगा। यहाँ पर 39 की जगह अब ये मान लीजिए ये 43 to 47 तक जा सकती है। इसके एवरेज में आप माने तो आप 45 सेफ जोन मानेंगे। बात करें ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 42 एवरेज प्लस से जाएगी। 42 अगर आपके सही हो रहा है आप पास हो सकते हैं। ओबीसी की बात करूं तो भैया देखो, मैं ओबीसी जो है वो दोनों एक ही रेंज में रखूंगा मैं, 43 to 47 इस रेंज में अगर आप है तो आप मेंस की तैयारी कर दीजिएगा। और इसकी अपर लिमिट से अगर ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कल से ही आप मेंस में लग जाइएगा। एससी की बात करूं मैं तो एससी की बात करूं तो ये 28 से लेकर इस बार बढ़ेगी, ये 32 लेकर के 38 के बीच में कहीं रह सकती है। ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो सेफ जोन में आप जाएंगे। ठीक है, एसटी की मैं बात करूं तो ये भी आपकी 28 टू लेकर के 32 तक के बीच में जा सकती है। कुल मिलाकर के मैं बात करूं कि आपके अगर 45% सही हो रहे हैं, आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर 45 सही है तो किताब उठाइए, अपने आप को झोंक दीजिए यूपीएससी 2024 की रैंक लाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा, कौन कौन से प्रश्न जो मैंने यहां बताए हैं वह पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अब मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।